हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल दसिया रेस्टेक पर। तो जैसा कि बच्चों हमने ऑफलाइन बैच में क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 3। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं मुझे कमेंट कर जरूर बताना, क्योंकि मैं उनके लिए न्यू सीरीज शुरू से लेकर आऊंगा। तो चलिए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो बेटा ऐसी हमें दो संख्याएं बतानी हैं, अगर हम उनको जोड़ें तो 27 बैठे, अगर उनकी हम गुणा करें तो कितना बैठे 182 बैठे। तो बेटा हमें जैसे हम सोचें तो एक 12 यानी एक 13 और एक 14 दो संख्याएं ऐसी होती हैं, अगर इनको जोड़ें तो 27 बैठता है और गुणा करें 182 बैठता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा, हमें बेटा सवाल निकालना है, हमें पूरा हल करना है, हल करके दिखाना है ऐसा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें बिल्कुल भी अनुमान नहीं है कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान लेते हैं। तो बेटा कैसे मानेंगे ध्यान से समझिएगा। बेटा इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या कौन बताएगा बेटा, जल्दी बताओ दूसरी संख्या कौन बताएगा, जल्दी बताओ कमेंट कर, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही चर राशि में दूसरा पॉइंट कैसे माने। अगर बेटा दो चर राशि मानेंगे, जैसे पहली x मान ली दूसरी y मान ली, उससे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको एक ही चर राशि से करना है तो कैसे करेंगे, है पॉइंट बेटा समझने वाला, तो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं दूसरा पॉइंट कैसे मानना है। बेटा उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर दो संख्याओं को जोड़ें तो कितना बैठेगा 27। तो जैसे सपोज दैट मैं मान लेता हूं एक है कुलदीप और एक है भास्कर। तो भास्कर के पास जो हैं 30 कंचे हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो बेटा, ऐसा मत करना कि छीन लो और खेलने स्टार्ट हो जाओ। तो बेटा मान लिया हमने कि भास्कर के पास कितने कंचे हैं, 30 कंचे हैं। उसमें से 15 कंचे किसको दे दिए, कुलदीप को दे दिए। तो बेटा बताइए भास्कर के पास कुल कितने कंचे बचेंगे, तो कितना बताया आपने 15, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा कैसे पता किया आपने 15 बचे हैं, ऐसे ही मैं थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेता हूं अभी, क्योंकि अभी तो सिंपल सी संख्या थी, इसलिए तुमने आसानी से बता दिया कि 15 यानी 15 उसको दे दिए तो 15 ही बचे। लेकिन अभी आपको पता नहीं चला इसमें क्या हुआ। अभी दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे बेटा मैंने कहा भास्कर के पास 72 टॉफी हैं। ओहो इतनी टॉफी, आज तो मजे आएंगे, आज तो पूरे दिन बैठ के खाऊंगा। खा लेना बेटा, पहले सवाल समझ लो। तो बेटा भास्कर के पास कितनी टॉफी थी, 72 टॉफी थी। उसने 12 या 13 टॉफी किसको दे दी, कुलदीप को दे दी। तो बताइए भास्कर के पास कितनी टॉफी बचेंगी। तो आपने क्या करा कि जो कुलदीप को 13 टॉफी दे दी थी 72 में से वो घटा दिया। तो घटाने के बाद भास्कर के पास कितनी बची, क्या 59 टॉफी बची। तो ये हमने कैसे अनुमान लगाया, ऐसे अनुमान लगाया कि जो भास्कर के पास टोटल जितनी टॉफी थी और कुलदीप को जितनी दे दी उसमें से उसको घटा देंगे तो भास्कर के पास उतनी टॉफी बचेंगी। ऐसे तो अनुमान लगाया। तो इसी प्रकार बताइए पहली को हमने x दे दिया, तो दूसरे को क्या देना होगा कि टोटल हमारे पास 27 थी, तो 27 में से उस x को घटा देंगे जिसको हमने पहले को दे दिया। पहले को x दे दिया तो उसको 27 में से घटा देंगे। क्योंकि बेटा अब हम इन दोनों को जोड़ें तो देखो साइड में जोड़ लेते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना बैठेगा 27 बैठेगा, x से x कैंसिल आउट। तो बेटा समझ में आ गया होगा। तो बेटा चलें आगे। ये बहुत ही अच्छा
पॉइंट था बच्चों समझने का। अभी इसको मैं दो चर राशि यानी x और y से भी कराऊंगा, जाइएगा ना, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है मैथ में आपको, देखना। तो बेटा अब उसने कहा था अगर हम इनकी गुणा करें, यहां लिख लो दो संख्याओं, यहां लिख देना प्रश्नानुसार दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा, कितना दिया है जल्दी बताओ, 182 दिया है, 182 दिया है। तो बेटा अब हमारे पास दो संख्या ये हैं, पहली के दूसरी के, अगर हम इनकी गुणा करें तो कितना बैठता है, 182 बैठता है। तो बेटा अब इसकी x के अंदर मल्टीप्लाइज कर दो तो ये हो जाएगा 27x और ये हो जाएगा माइनस का x² बराबर 182। अब बेटा हमें पता है ये जो x² है यानी x की जो बड़ी घात है वो पहले आती है, पता है ना, पता कर लो बेटा, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है द्विघात समीकरण की वो ax² + bx + c बराबर 0 ये वाली होती है। इसमें बड़ी घात पहले आती है, फिर छोटी आती है, फिर उससे भी छोटी। तो बेटा हमें इसे, अब देखो नेगेटिव भी है ये बेटा, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी कर लो साथ में, तो हम क्या करेंगे माइनस से भाग लगा देंगे। तो माइनस से भाग लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, जब ये प्लस का हो जाएगा तो मैं इसे लिख देता हूँ बेटा आगे, और उसके बाद ये प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हम माइनस से भाग लगा रहे हैं, और बराबर ये कितना हो गया, ये पॉजिटिव है, ये भी हो जाएगा माइनस का। बेटा माइनस का भाग अगर आप लगा रहे हो ना तो दोनों साइड लगाते हैं, ये ध्यान रखना बेटा कि जब भी हम कोई भी चेंजिंग करते हैं तो वो करेंगे तो दोनों साइड ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये कभी एक साइड ही कर दें। तो बेटा अब माइनस 182 को क्या करें, पक्षांतर कर लो, तो ये माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे बेटा प्लस के। अब बेटा अब आएगी आपकी ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को आप दो यानी तीन विधियों से हल कर सकते हैं। पहली तो गुणनखंड विधि, दूसरी श्रीधराचार्य, तीसरी पूर्ण वर्ग विधि। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको गुणनखंड विधि सिखा दी है और श्रीधराचार्य सिखा दिया है, और इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि आपकी आगे आएगी जब आप सीखोगे इस एक्सरसाइज के बाद, तब आप ऐसी इक्वेशन को उससे भी हल कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम यह है कि जितना जल्दी हो सके उससे कर दो, गुणनखंड से हो रहा तो गुणनखंड से कर दो, श्रीधराचार्य से हो रहा तो श्रीधराचार्य से कर दो। तो बेटा मैं क्या करता हूँ गुणनखंड से कर देता हूँ, और गुणनखंड कैसे करते हैं आइए सीख लीजिएगा। तो पहले देखते हैं इसका गुणांक, इसका 1 है, इसका कितना 182। तो बेटा हमें 182 के ऐसे गुणनखंड बताने हैं, 182 के ऐसे गुणनखंड बताने हैं कि गुणा करें तो 182 बैठे और जोड़ें या घटाएं तो कितना बैठे 27 बैठे। तो बेटा हम जानते हैं अगर 14 की गुणा 13 में करेंगे तो 182 आता है, और इनको जोड़ेंगे तो 27 बैठता है। अब लेकिन बेटा ये समझना है कि 27 किस चिन्ह के लेके आने हैं, किस चिन्ह के लेके आने हैं, माइनस के लेके आने हैं। तो बेटा बताइए दोनों ही माइनस के होंगे, तभी तो माइनस के 14 और माइनस के 13 कितना हुआ, माइनस के 27 हुआ। तो ये वाले आप गुणनखंड यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह। तो ये हो गया x² माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस के 182 उतार देंगे बराबर 0। तो बेटा यहाँ से पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। इस जोड़े में से आपको पता है x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 14, क्योंकि यहाँ से आपको पता है x से भाग लगाएंगे तो एक x कट जाएगी, एक x बचेगी, यहाँ से एक x कट गई 14 बचेगी। यहाँ से बेटा 13 कॉमन है, x तो आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि 13 इसलिए कॉमन है, 13 का भाग 13 में भी चला जाएगा, 182 में भी चला जाएगा। तो बेटा भाग लगाएंगे तो 13 से 13 कट गया, केवल x बचा। अब देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 13 का भाग 182 में लगाएंगे तो 14 बार चला जाएगा, क्योंकि 13 की 14 में गुणा करते हैं तो 182 बैठता है। बेटा ये आप अगर सही कर रहे हो तो देखो ये दोनों कोष्टकों सेम आने चाहिए। अगर दोनों कोष्टक सेम है ना तो समझ लो आप गुणनखंड सही कर रहे हो। तो सेम आ रहे हैं तो इसको हम कर देंगे बेटा एक कोष्टक में, और जो बाहर घूम रहे हैं उनको रख देंगे हम एक कोष्टक में बराबर 0। अब बेटा हमें दो कोष्टक आ गए, इन दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक x माइनस 14 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर 14 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो
और एक बार रखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस 13 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 13। तो बेटा अगर हम 14 रखेंगे x की जगह, 14 रखेंगे x की जगह, तो 27 में से 14 गए तो कितने बचा? 13। यानी ये यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि पहली जो है वो आ गई आपकी 14 और दूसरी जो है वो आ गई आपकी 13। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे बेटा। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर और समझते हैं। और पहले बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम उतार लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, जल्दी बताओ इसे रब कर दूं बच्चों। हाँ बोलो, हाँ भाई भास्कर कर दें रब। चलो फिर करते हैं, नहीं तो फिर कंचे ही खेलते रह जाओगे बेटा, ऐसा ना हो जाए। क्योंकि 15 कंचे मिलेंगे कुलदीप और भास्कर को भाई, अब तो मज़े आएंगे, कंचे ही खेलेंगे, क्या ध्यान देंगे पढ़ाई पर। चलो बेटा तो चलिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी उतार लिया है, अब इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अरे हाँ बच्चों, हम जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको हम दूसरी विधि से तो करना भूल ही गए। चलो बेटा कोई बात नहीं है, आपको वैसे जो मैंने बताया है इसी विधि से करना है, ठीक है। और आगे जब वीडियो आएगी कोई नहीं तो मैं फिर से उसमें आपको 2 विधियों से बता दूंगा। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस विधि को भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बेटा? 365 हो। अब समझे यहाँ पर, देखो बेटा हम करेंगे तो बाद में, पहले हमें क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कि क्वेश्चन की थीम समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर आपने क्वेश्चन की थीम समझ ली ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो बेटा आपको देखो उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं जैसे आपको समझाता हूँ, इसने कहा है 2 ऐसी क्रमागत जानते हो? अरे एक के बाद अगली आने वाली, जैसे मैंने कहा 2 के बाद क्या आएगी? 3। मैंने कहा 4 के बाद क्या आएगी? 5। ऐसे मैंने कहा 78 के बाद अगली संख्या क्या होगी? 79। तो बेटा ये क्या है आपकी 2 क्रमागत संख्या यानी लगातार संख्या है। तो ये कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक तो समझ रहे होंगे, पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो बेटा अब हमें लगातार ना तो पहली संख्या पता, और पहली पता पड़ जाए तो दूसरी तो हमें अपने आप पता पड़ जाएगी। ये तो सीधा सीधा सिद्धांत है, ऐसा हम जानते भी हैं। क्योंकि दूसरी संख्या जो है ना वो किस पर डिपेंड है? पहली वाली संख्या पर डिपेंड है। क्योंकि मैंने कह दिया हमें पहली संख्या पता चल गई, कितनी पता चल गई? 75। तो दूसरी आप तुरंत बता देंगे कि कितनी है? कि 76। क्यों बेटा? क्रमागत की बात बोल रहा था ना, क्रमागत, तो क्या हो जाएगा? अगली हमें पता पड़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो वैसे एक बात यहाँ पर मुझे बताना, मैं अभी पूछने वाला हूँ तुमसे, ध्यान देना बेटा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और मैंने पहले भी बता दिया है, मैं उतनी देर समझाता हूँ क्वेश्चन को जितना तो मैं सॉल्यूशन भी नहीं करता इतनी देर। तो जैसे कि समझो मैंने पहली संख्या मान ली, माना धनात्मक, अरे पहली लिख लो, चलो माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी मान लें? x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहली x मान ली, तो दूसरी तो आपको वैसे भी पता पड़ जानी चाहिए। दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या पूछने वाला हूं बेटा, बताइए कितनी होगी? जल्दी बताओ। अभी जो मैं पूछ रहा था आपसे बोल रहा था कि अभी पूछूंगा, रुक जाओ। तो दूसरी बताओ। तो आपको पता है 2 क्रमागत हैं यानी पहली संख्या पर डिपेंड है दूसरी संख्या। तो पहली x है तो दूसरी कितनी होगी? अरे 75 से मैंने आपसे 76 पूछी, 75 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? 76। तो आपने कैसे बताया? एक जोड़ कर ही तो बताया। तो ऐसे ही दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अरे x प्लस के बन हो जाएगी, एक जुड़ जाएगा।
तो वो आपकी दूसरी संख्या भी आ जाएगी। तो ये दो क्रमागत संख्या हो गई हैं। अब उसने बोला था, पढ़ लेते हैं आगे, कि अगर उनके वर्ग करें और वर्ग का योग करें, पहले तो वर्ग कर लो फिर उसके बाद योग करें, तो कितना बैठता है? 365 बैठता है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इस थीम को। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार बेटा ये कह रहा है कि वर्गों का योग कितना है बेटा? कि 365 है, ये बोला उसने। तो देखो पहली संख्या का वर्ग आप जानते हो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और प्लस करना है इसका भी वर्ग, यानी x + 1 का होल वर्ग। अगर इन दोनों संख्याओं का वर्ग करें और इसको जोड़ दें तो वो कितना बैठता है? 365 बैठता है। लो बन गई बात, हो गया काम। अब तो देखो आपको आसान भी लग रहा होगा, तो बेटा समझो, अब इसको सरल कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हुआ, इसका होल वर्ग खोल देते हैं। a + b का होल वर्ग है, तो एक्स स्क्वायर + 1 का वर्ग 1 ही होता है, और प्लस इनका दुगुना यानी 2x। भाई a + b का तो फॉर्मूला आता होगा आपसे, ये तो 7वीं 6ठी क्लास का है। तो एक्स स्क्वायर 2x² हो गए बेटा, और ये प्लस के 2x आपके, और ये प्लस का 1 बराबर 365। 365 को क्या करें? पक्षांतर कर लो उल्टी तरफ, तो ये हो जाएगा 3 - का 365। तो ये 2x² प्लस के 2x, और ये कितने बचे आपके? बचे -364 बराबर 0। बेटा अगर आप यहीं करना चाहो तो यहीं पे भी हो सकता है, लेकिन पहले जो सरल हो सकता है ना, तो सरल कर लेते हैं पहले इक्वेशन को। प्रत्येक पद में क्या हो जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम ज़्यादा जल्दी आपको पढ़ रहे हों और आपको थोड़ा जल्दी लग रहा हो? अगर ज़्यादा जल्दी पढ़ रहा हूँ, सवाल को अगर कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बेटा 2 का भाग लगा रहा हूँ मैं दोनों लंग, तो 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा केवल x², 2 से 2 कट जाएगी, यहाँ 2 से 2 कट जाएगी, x बचेगी, और -2 से भाग लगाएंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, और 2 × 2 = 4 बराबर 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 ही रहा। अब ये बचा बेटा, आपको पता है ये क्वेश्चन तो पहली जैसी आ गई, बस उसमें 27 था, अब की यहाँ पर कितना है? 1 है। अरे 1 है तो क्या हुआ, पर 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना बैठेगा? 1 ही तो बैठेगा, और गुणा करके हमें पता है 182 आता है। यहाँ देख लो 182 के गुणनखंड 14 और 13 ही हुए, क्योंकि 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बैठता है। तो बेटा बस याद देख लो कि 1 जो है किस चिन्ह को लाना है? प्लस को लाना है। लाना कि नहीं लाना? अरे लाना है प्लस का, तो प्लस का लाना है तो बड़ा वाला प्लस का रख लो, छोटा वाला माइनस का रख लो, तब देखेंगे कहाँ जाएगी कहानी। और रख दो इसकी जगह, पुट कर दो, प्लस के 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर 0। भाई जोड़ा बना लो, जोड़ा बना लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन है, x से भाग लगाएंगे तो 1x बचे रह जाएगी, जहाँ 14 बची रह जाएगी, x से x कट जाएगी तो, और माइनस के यहाँ पे 13 कॉमन आ जाएगी बेटा, 13 कॉमन आएगी तो यहाँ पे x बचेगी, क्योंकि 13 से 13 कट गया, और माइनस लेकिन बेटा जे प्लस का हो जाएगा, जे ध्यान रखियो। अब 13 को भाग लगाएंगे 182 में तो 14 बार चला जाएगा बराबर 0। जे कोष्टक सेम आ रहे हैं तो इनको रख देंगे बेटा एक कोष्टक में, और जो बाहर जो घूम रहे हैं इनको रख देंगे एक कोष्टक में बराबर 0। तो आप यहाँ से एक बार इसको 0 के बराबर कर लो। आपको दिखाई दे रहा है क्या नीचे? चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ, बोर्ड काफ़ी बड़ा है। तो x + 14 बराबर 0, तो यहाँ से निकलेगा प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 14। और आपको पता है बेटा उसने बोला था धनात्मक संख्या। चलो दूसरी निकाल लेते हैं पहले, जब आपको बताऊंगा। एक x - 13 बराबर 0, 13 का पक्षांतर कर दो तो जो हो जाएंगे प्लस के 13। तो बता सकते हो इसमें से आंसर कौन सा राइट होगा? अरे समझ जाने चाहिए बेटा, ये तो होगा गलत, ये होगा सही। क्यों? धनात्मक की बात करी थी उसने क्वेश्चन में, बे गधो समझ लो ढंग से। धनात्मक की बात करी थी तो धनात्मक की संख्या लेंगे। तो बता दो जल्दी फटाफट। 13, पहली संख्या 13 होगी और दूसरी कितनी हो जाएगी? 13 में 1 जोड़ देंगे 14, ये होगी। अच्छा बेटा मैं यहाँ जल्दी में लिख देता हूँ, आपको यहाँ पर लाइन हिंदी में लिखनी है
कैसे लिखनी है कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या 14 है, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा आपका दैट्स ऑल आंसर। चलो फिर, तो चलिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी उतार लिया है। चलो पढ़ते हैं और इसको करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? ऊंचाई किसकी? समकोण त्रिभुज की। किससे कम है? आधार से। समझते जाना और समझना ही हमारा फर्ज है, क्योंकि बेटा अगर हमें क्वेश्चन की, मैंने आपको बताया था, थीम समझ में आ जानी चाहिए तो क्वेश्चन तो अपने आप आसान बन जाता है। तो उसकी ऊंचाई जो 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य जो दो भुजाएं थी, कौन सी? आधार और ऊंचाई, वो हमें बतानी है। तो मैं चलो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ और इससे आपको समझाता हूँ। जैसे बेटा ये आपका ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण आपका 90 एंगल का है, ABC। जब B कोण 90 एंगल का है और ये हमने मान लिया थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा आपको पता है लंब होगी, और लंब को लेकिन उसने बेटा बात कही है ऊंचाई, यानी ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ लंब की जगह हम लिख देते हैं, चलो लंब यहाँ लिखे रहने देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई। ऊंचाई तो बेटा, और ये आपको पता है ये क्या होता है? आधार। और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो बेटा हमें ना तो आधार पता ना तो ऊंचाई यानी लंब पता। लंब की बात करूं तो ऊंचाई याद रखना, क्योंकि ऊंचाई लंब दोनों एक ही है। अगर मैं आधार, ना तो आधार पता ना ही ऊंचाई पता, पर हाँ क्या कहा है उसने? हाँ बेटा उसने ये कहा है, क्या कहा है? कि जो ऊंचाई है किसकी? अरे समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है? अरे वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेटा यहाँ से आपको पता चल गया होगा कौन किस पर डिपेंड है। बेटा ऊंचाई जो है ना वो आधार पर डिपेंड है। ठीक है, समझ में आएगी? तो चलें फिर मान लेते हैं। किसको मानना है? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके, किसको मानना है हमें पहले? किसको? अरे आधार को। जो जिस पर डिपेंड होता है ना उसको मानते हैं। तो बेटा अगर हमें आधार पता चल जाएगा तो इसकी ऊंचाई अपने आप पता पड़ जाएगी, क्योंकि उससे 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे मैंने कहा ये 10 है आधार, तो तुरंत बता देंगे ये भाई 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि 7 कम है 7। तो चलो फिर मान लेते हैं बेटा, जैसा कि मानते आए हैं। मजबूरी है बेटा, मानना है तो पड़ेगा ही। माना समकोण त्रिभुज की, या समकोण त्रिभुज का आधार हमने मान लिया x। सेंटीमीटर दिया है या मीटर दिया है? एक बार देख लेते हैं बेटा। इसमें सेंटीमीटर में दिया है, यानी सभी भुजाएं सेंटीमीटर में है। तो ये मान ली हमने x सेंटीमीटर, यानी ये x मान ली। तो आप जल्दी बताओ इसकी ऊंचाई कितनी होगी? डॉट डॉट कर देता हूँ। डॉट डॉट का मतलब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? कि x माइनस के 7, यानी उससे 7 कम है। 7 कम है तो घटाई तो देंगे। तो यानी ये कितनी हो जाएगी आपकी? कि x माइनस के 7 सेंटीमीटर। तो बेटा कर्ण आपको उसने पहले ही बोल रखा है कितना है? 13 है क्या? चेक कर लो फटाफट। कर्ण उसने आपको 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कर्ण उसने दे रखा है। अब यहाँ पर ये है, अब इसकी समीकरण कैसे बनेगी? अरे बेटा समकोण त्रिभुज है तो डर क्यों रहे हो? समकोण त्रिभुज में तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया, अगर जब भी समकोण त्रिभुज आ जाए ना तो टपका देना वहां पर। क्या टपका देना बेटा? कि समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि वहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करती है। तो देखो यहाँ लिख दो पाइथागोरस प्रमेय।
अरे पाइथागोरस प्रमेय आती है बच्चों सभी से? अरे नहीं भी आती हो तो समझ लो, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होती है। लिख देता हूं यहां पर मैं एक बार कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार यानी आधार का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो बेटा अब ये पाइथागोरस प्रमेय होती है तो यहाँ पर देख लो फटाफट, कर्ण आपको 13 दिया है तो 13 का वर्ग करेंगे। लंब आपको, लंब का मतलब मैंने बता दिया ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है कि x माइनस के 7 तो इसका वर्ग कर देंगे। और आधार आपको पता है x दिया है तो x का वर्ग कर देंगे। भाई 13 का वर्ग तो आपसे आना चाहिए। उसके बाद इसका a माइनस बी का होल वर्ग खोल दो यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस का 7 दूनी 14x। ये a माइनस बी का होल वर्ग खोल दिया है बेटा, ये एक्स स्क्वायर। अब क्या करें कि 169 को ले जाते हैं पल्ली तरफ यानी पक्षांतर करते हैं, चलो बाद में कर देंगे, पहले सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक्स स्क्वायर तो ये हो गए 2x स्क्वायर, ये बचे माइनस के 14x और ये है प्लस के 49। तो प्लस के 49 को बेटा क्या करते हैं कि उल्लंब को बुला लो यानी लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर दो, तो जे हो जाएंगे आपके 169 यहाँ लिख लेते हैं, जे हो जाएंगे माइनस के 49 यानी प्लस के थे पक्षांतर करने पर माइनस के हो गए। तो अब क्या करेंगे, ये बचे यहाँ से घटाने पर कि 0 और 6 में तो 4 गया तो 2 120 यानी 120 बचे और ये है 2x स्क्वायर माइनस के 14x। बेटा ध्यान देना, उधर की चीज़ इधर लिख देते हैं, इधर की चीज़ उधर लिख देते हैं, यानी दोनों तरफ के पक्षांतर पलट देते हैं दोनों, यानी इधर की चीज़ उधर पहुँचा देते हैं, उधर की इधर पहुँचाते हैं, तो संख्याओं पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और क्या करते हैं इसको पहुँचा दें दूसरी तरफ, क्योंकि ये इधर आएगी और ये इधर आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। मेरे हिसाब से देखो बेटा 2 का भाग जा रहा है प्रत्येक पद में, तो 2 का भाग लगा दो, क्योंकि मैंने पहले भी सिखाया जितना सरल हो सके इक्वेशन को सरल बनाते हैं। तो 2 7 14 और के 2 6 12 यानी 60 बार गया। ध्यान देना, आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा, 2 का भाग लगाया, 2 से 2 कट गया, 2 7 14 और गए 60 बार। अब 60 का पक्षांतर कर दो तो माइनस के 7x तो ये माइनस के हो जाएंगे 60 बराबर 0। तो बेटा बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन मिल गई है। अब एक क्वेश्चन को आपको गुणनखंड विधि से करो चाहे श्रेणीधाराचार्य से। तो बेटा श्रेणीधाराचार्य से आपको स्वयं करना है। चलो मैं अब क्या मैं बता ही देता हूँ श्रेणीधाराचार्य, क्योंकि हम बहुत देर से क्या कर रहे हैं गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। तो अब क्या हम अब क्या कर लेते हैं गुणन यानी श्रेणीधाराचार्य जिसको हम कहते हैं द्विघात सूत्र, उसका यूज कर लेते हैं। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि इसको गुणनखंड विधि से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आपको पता है, अगर तुलना करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a का मान कितना है बेटा, यहाँ पर 1 है, यहीं लिख देते हैं, 1 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, a का मान 1 है और b का मान माइनस के 7 है और c का मान माइनस के 60 है। अरे कहाँ से निकाल लिया मैंने, अरे इसकी तुलना करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी जो मानक जो समीकरण होती है। तो बेटा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। बेटा एक बात बताऊं आपको, जितने भी फैक्टर होते हैं ना उनको गुणनखंड विधि से क्या करो, मतलब गुणनखंड विधि से जो अस्तित्व में होते हैं यानी जिसका मूल पॉजिटिव होता है उसको आप गुणनखंड विधि से क्या करो, क्योंकि बेटा ये देसी फॉर्मूला मानते हैं इस तरीका के, क्योंकि इससे हमें आसान भी लगता है और हो भी जाता है, लेकिन इससे आसान तो आपकी गुणनखंड विधि है अगर आप सोचोगे तो, अगर आप सीखोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा। तो चलो रख देते हैं वैल्यू को, माइनस b का मान माइनस का 7 है तो जो हो जाएगा प्लस का 7, क्योंकि एक माइनस पहले से था, एक माइनस ये आ गया तो प्लस का हो जाएगा। और प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान यानी माइनस 7 का वर्ग करेंगे, माइनस 4 गुणा a का मान कितना है बेटा 1 है, c का मान है माइनस 8 बट्टे 2a, a का मान है 1। तो x बराबर इसे सरल कर लेते हैं, 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 का वर्ग 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 60 की हो जाएगी, 60 के 4 में गुणा यानी 240 हो गया बट्टे 2 1 2। अब x बराबर ये 7 प्लस माइनस 49 और 240 यानी ये हो जाएगा 289 अंडर रूट के अंदर 289 बट्टे 2।
तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो 289 का वर्गमूल है वो कितना आता है? अरे 17 आता है, क्योंकि 17 के ही तो वर्ग होता है बेटा 289 और बट्टे 2। एक बार लेंगे बेटा प्लस का लेंगे तो 17 और 7 हो जाएगा कितना? अरे 17 और 7 24 बट्टे 2, यानी 2 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी 12 सेंटीमीटर। एक बार लेंगे बेटा माइनस का, अगर एक बार माइनस का लेंगे आप तो 17 यानी माइनस के 17 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, यानी x बराबर माइनस के 10 बट्टे 2। तो x का यानी 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 5। और आपको पता है नेगेटिव कभी भी भुजा हो नहीं सकती है बेटा, ये ध्यान रखना। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये वाला सही। अब लेकिन यहाँ पर लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज का आधार तो 12 सेंटीमीटर हो गया, और उसके बाद इसकी ऊंचाई यानी 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बची? 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बची, यानी जो ऊंचाई है वो 5 होगी और आधार है वो आपका 12 रहेगा। तो कुछ ने बोला भी था कि जो आधार है उससे 7 कम है, देखो दिखाई भी दे रही है 7 कम है क्या ना। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हुए कंप्लीट। तो चलते हैं इसके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पर, यानी छठा क्वेश्चन पर। चलो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो जल्दी क्वेश्चन को करते हैं और इसको जल्दी फटाफट उतारो। तो बेटा आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, यानी छठे पर। तो बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पढ़ने में तो काफ़ी बड़ा है लेकिन इसे सॉल्यूशन करने में बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा। तो इसीलिए इससे डरिएगा ना, बस मैं आपको सवाल पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप अपनी किताब में देखिएगा, मेरी आवाज़ सुनो और किताब में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस समझना है। देखो मैं अभी आपको पढ़ता हूँ, किताब में देखो, मेरी तरफ में देखो, अब दो मेरी आवाज़ सुनो अभी। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, ठीक है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन था, उस दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी प्रत्येक नग कोई बर्तन होता है बेटा, प्रत्येक नग की निर्माण जो लागत है, लागत समझ रहे हो, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। मतलब समझ रहे हो, मान लो हमने एक विशेष दिन x निर्मित किए बर्तन, यानी x निर्मित किए हमने बर्तन, तो बेटा निर्मित का मतलब हमने x बर्तन बनाए, तो उसकी जो लागत है ना उसके दुगने से कितनी अधिक है? 3 अधिक है, उसके दुगने से 3 अधिक है। तो ये उसकी क्या है? उसकी लागत है ये, क्योंकि उस दिन हमने देखा, एक दिन विशेष दिन जो था उस दिन हमने x बर्तन बना के रख दिए, x बर्तन बना के रख दिए, तो हमें उसकी लागत बतानी है। तो उसकी लागत क्या होगी पता है? उस जो बर्तन कुल हमने बनाए थे ना x, उसके दोगुने से 3 अधिक। अरे समझ में आया? कुछ नहीं आया तो बेटा मैं हूँ ना यहाँ पर अभी सामने, अभी गया कहाँ हूँ, अभी आपको मैंने सवाल लिखा भी तो नहीं है। अभी देखो, अभी आपको समझ में आएगा जैसे मैं लिखूंगा। तो आगे पढ़ लेते हैं। और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो सुनो, यहाँ पर जो टोटल जो लागत थी उसकी वो कितनी थी पता है? 90 रुपये थी। तो हम क्या करते हैं, इसने जो पूछा है कि कुल, एक बार मैं आपको बता देता हूँ जो पूछा है इसने, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या बोला है? निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मैं बेटा मान लेता हूँ एक दिन, विशेष दिन एक ऐसा हुआ x बर्तन बनाए, तो यहाँ लिख लो। अब समझ में आएगा बेटा? अभी आपको नहीं समझ में भी आया ना, तो अब आ जाएगा यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा। तो मान लो बेटा, यहाँ माना एक दिन विशेष या फिर एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x मान ली, यानी एक दिन उसने कुल जो बर्तन बनाए वो x मान लिए। तो बेटा अब इसकी कुल लागत नहीं, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक
नग की लागत कितनी है पता है? इस बर्तन जो बनाए थे ना, कितने बनाए थे टोटल? x बनाए थे, तो इसके दोगुने से, दोगुनी कर दी, दोगुने से 3 अधिक है। ये क्वेश्चन में बोला था कि नहीं? ये क्वेश्चन में बोला था कि नहीं कि जो उसका रुपया है यानी उसकी जो लागत है वो उस दिन क्या थी कि जितने बर्तन बनाए गए थे ना उसके दोगुने से 3 अधिक थी। वही लिखा है, देख लो। तो बेटा अब हमें पता है कि कुल लागत उसने बोली है 90 रुपये है। 90 रुपये है, तो आपको पता है कुल लागत कितनी आ जाएगी। मान लो हमने बेटा x बर्तन बनाए और टोटल उसके रुपए कितने थे? उसके रुपए थे इतने 2x + 3। तो जितने बर्तन बनाए थे उसकी यानी जो बर्तनों की संख्या में अगर पैसों की गुणा कर दे में तो टोटल रुपया आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें क्या करना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या गुणा प्रत्येक नगी की लागत लिखनी है, और वो किसके बराबर है? कुल लागत यानी 90 के बराबर। आप चाहो इस बात को हिंदी में लिख सकते हो, अन्यथा वैसे कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, आपकी अगर इच्छा हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि निर्मित, यहाँ लिख रहा हूँ कि कुल लागत क्या है कि निर्मित बर्तनों की संख्या गुणा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर कितनी? 90। तो हमें पता है ये कितना है, x है, और गुणा ये कितनी है इसकी लागत 2x + 3 बराबर 90। तो x की मल्टीप्लाइज कर दो, ये हो जाएगा 2x² प्लस के 3x बराबर 90। 90 का पक्षांतर कर लो उली तरफ, तो जो हो जाएंगे प्लस के तो माइनस के 90। समझ में आया बेटा? समझ में आया? अरे आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे कि 90 की 2 में गुणा कर लो, 180 हो गया। 180 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं बेटा कि कितना आ जाए कि 3 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे फैक्टर करने हैं। तो देखो फैक्टर ऐसे कर लिया करो, अगर नहीं भी आकर जल्दी अगर समझ में नहीं आए तो 2 से काट दो, 2 नियम 18, फिर 2 से काट दो 45 दूनी 90, 5 से काट दो 5 नियम 45, 3 से काट दो 3 3 9, 3 1 3। देखो करो एडजस्ट, कितना लेकर आना? 3 लेकर आना है। तो अगर हम 5 या 15 करें, 5 या 15 करें और 3 दूनी 6 दूनी 15 कर लिया, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 और 12 हो गया। अरे हो गया वही 15 और 12 सीधा सीधा है। 15 में 12 घटाएंगे तो 3 बटा। तो यानी तो यहाँ देखो जैसे मैंने बताया था 180 के जो गुणनखंड है वो कितना हो गया? 15 और 12। तो लाने हमें किस चिन्ह के? प्लस के लाने हैं, तो बड़ा वाला प्लस का रखो, छोटा वाला माइनस का। तो यहाँ रख दो प्लस के 15x और माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। जोड़ा बना लो जल्दी। तो यहाँ से केवल x कॉमन है, तो यहाँ 2x प्लस के 15 बचा, दिखाई भी दे रहा होगा आपको क्योंकि 2 का भाग 15 में नहीं जाता। यहाँ से आपको पता है क्या कॉमन है? यहाँ से बेटा आपको 6 कॉमन दिखाई दे रही होगी केवल, क्योंकि 6 का भाग 12 में चला जाएगा, 6 दूनी 12, और 90 में लगाएंगे तो 15 छक्के 90 होते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये विशेष कर ध्यान देना, ये सेम आ रहा है, सेम आना भी चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। ये बाहर जो घूम रहे हैं इन कोष्टक को बंद कर दो बेटा। इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे, समझना, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये 15 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 15, और ये गुणांक में है, दूसरी तरफ जाएगा तो जे जाएगा भाग में, और नेगेटिव कभी भी हो नहीं सकते। अरे नेगेटिव बर्तन बनाएगा क्या? वो नहीं बनाएगा बेटा। इसको 0 के बराबर करेंगे। चलो तो x बराबर आ गया 6, तो यही आपका आंसर होगा। किसका? अरे निर्मित किए गए बर्तन की संख्या कितनी है? 6 है। यहाँ लिख देना यहाँ पर एंड में कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है, और कुल लागत यानी प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी पता है आपको? मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझ रहे हो? इस बात को आपको 2 लाइन में लिखना है हिंदी में, जो लाइन इसे ही उतार देना, रिपीट कर देना बस, माना को हटाकर। तो देखो 2 गुणा x की जगह 6 रखना है, प्लस के 3, तो 2 छक्के 12, 12 और 3 12 3 15, यानी
प्रत्येक नग की जो लागत थी वो 15 रुपये थी और बर्तन हमने कुल कितने बनाए थे उस दिन पता है? मात्र 6 बर्तन बनाए थे। और वैसे भी देख लो 15 छक्के 90 रुपये तो थे उसके टोटल। तो बच्चों कैसा लगा? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हर क्वेश्चन आसान लगा हो और इसी तरह अगर आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास अपने यानी कॉलेज के फ्रेंडों के पास शेयर कर देना, क्योंकि बेटा जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे मैं उतनी ही ताकत से यानी उतने ही जोश में आपको मैथ पढ़ाऊँगा और शुरू से पढ़ाऊँगा अगर आपकी डिमांड होगी तो। और जैसा चल रहा है और वैसे ही चलने दूंगा अगर आपको पीछे का आता है तो बेटा हर चैप्टर को मैं आसान बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैथ का डर आपके अंदर से ख़त्म करूंगा, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.